Students, this is civics class 8th chapter 3rd, why do we need a parliament. Today we are going to have first class on this chapter. आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे देश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश की सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। जो दूसरे बचे हुए शेष 2 अंग हैं वो हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका। सरकार के बारे में आपको पता है वो मशीनरी होती है, वो सिस्टम होता है जिससे देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, देश के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो संसद में बैठते हैं और निर्णय लेते हैं। इस तरह से देश के बारे में निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कानून बनाने के लिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। Why should people decide? India, as we know, became independent on 15 August 1947. Proceeding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions they took. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. हम क्या देखते हैं कि हमारे देश पर लंबे समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, कॉलोनियल गवर्नमेंट रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट रही और 15 अगस्त 1947 को 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। तो हम क्या देखते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान जब भारत अंग्रेज़ों का अधीन था उसके दौरान हमें भारत के लोगों को न तो निर्णय लेने का अधिकार था और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के निर्णयों का विरोध किया जाता तो उनको यातनाएं दी जाती थी। क्या आज भी ऐसा है? आज ऐसा नहीं है। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। जो आज़ादी का आंदोलन है उसने पूरी स्थिति को बदल दिया। The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislative with the right to discuss the budget and ask questions. जब लंबे समय तक भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, आंदोलन चलाए और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो भारत के नेताओं ने, लोगों ने मांग की कि जो प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनका चुनाव हो और भारत की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for the adults to vote nor could people participate in decision making. लेकिन जब तक भारत अधीन रहा, पराधीन रहा अंग्रेज़ों के, तब तक भारत के लोगों को विधानसभा में बैठने वाले लोगों के चुनाव के लिए राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इतना ही हिस्सा लेने का मौका दिया
कि वो विरोध न करें। एज यू रीड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making। इस तरह से गुलामी के 200 वर्ष तक के समय के अनुभव के बाद भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि हमें ऐसी सरकार बनानी है आज़ादी के बाद जिसमें लोगों की शासन प्रशासन में भागीदारी हो। विद द कमिंग of independence, we were going to be citizens of free India. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive. अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज हम आज़ाद हुए 70 साल तक के लगभग हो गए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आज सरकार को लोगों की मांगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, संवेदनशील होना पड़ता है। द ड्रीम्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दैट द ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। अब इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान में वो सब चीज़ें, वो सब नियम, वो सब कानून लिखे गए जिनकी आवश्यकता हमें आज भी है। जिनमें एक कानून था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या ज़्यादा है उसको मतदान का अधिकार है। और आज इसी मतदान के अधिकार की वजह से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, और शासन प्रशासन में भागीदारी निभाते हैं। थैंक्स।